Hello, everyone, and welcome to the third lecture in this 25 lecture series for the accounting and financial management component for the upcoming JIB examination. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद आवर लेक्चर नंबर 3, राइट। और ये लेक्चर नंबर 3 में भी हम मॉड्यूल ए के ही चैप्टर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। और जो ऑलरेडी लास्ट 2 चैप्टर्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के जो डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है, उसको थोड़ा सा आज के सेशन के अंदर हम ब्रीफली रिवाइज भी करेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी और प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी और एक्सपेंशन भी करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। We have seen that accountancy is basically an art of recording, classifying and summarizing the business transactions and showing their effect on wealth, right? और अकाउंटिंग के थ्रू हम अपने बिजनेस या अपनी कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। हमारी कंपनी का क्या एक्सपेंडिचर और क्या इनकम हो रहा है, इसको हम लोग समझते हैं, और उस एक्सपेंडिचर और इनकम के बेसिस पे कितना लॉस या कितना प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं, इसको भी हम लोग अकाउंटिंग के थ्रू समझते हैं। ये जो अकाउंटिंग हो रही है, इसको हमने क्या नाम दिया था दोस्तों? इसको हमने नाम दिया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपको ध्यान है तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेसिकली डन इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कोई भी कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पे जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के अंदर, उनको कंपनी की सारी जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से मिलती रहे। तो इसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। इसके साथ साथ वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम अदर फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, लाइक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा था। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कंपनी के अंदर ही इंटरनल प्रोसेस के थ्रू वी ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट दैट द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग, उसका क्या कॉस्ट होगा, और उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मार्केट में क्या सेलिंग प्राइस उस प्रोडक्ट का होना चाहिए। इसी तरीके से हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी देखा था। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? इन दी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट बेसिकली हम देखते हैं कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को किस तरीके से हम लोग बेटर कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मिलती है, राइट। नाउ एक्सपेंडिंग ऑन दिस इशू वी ऑल्सो लर्न अबाउट अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल मैंने आपको बताया सोर्स डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होगी। सोर्स डॉक्यूमेंट्स ये हमारे प्रूफ होंगे, जहां से हमें पता चलता है कि ट्रांजैक्शंस एक्चुअली हुई हैं, उसमें कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, कितना उस ट्रांजैक्शन में वैल्यू जो है, कितनी वैल्यू का ट्रांजैक्शन हुआ है। ऑल दीज थिंग्स दे आर evidenced from these source documents. These are also known as vouchers. Okay. After these vouchers, जो ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन दी जर्नल्स, राइट। सो जर्नल्स, दीज आर दी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज वेयर दी एंट्रीज आर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये जो जर्नल एंट्रीज है, यहीं पर आपको समझना होता है कि डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से ट्रांजैक्शंस में लाया जाता है। व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग, विच पार्टी और विच अकाउंट इज डेबिटेड और विच पार्टी और विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये चीज हमें जर्नल्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जर्नल्स में जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है, टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड होती है, ठीक है। आफ्टर द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, दीज एंट्रीज आर देन पोस्टेड टू द लेजर। जर्नल्स में एंट्री डालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। ये दोबारा से सारी चीजें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि बहुत बहुत क्रूशियल है एग्जाम में अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखने के लिए, ठीक है। तो जर्नलाइजिंग क्या होता है? जब हम एविडेंस को यूज करके, वाउचर्स को यूज करके जर्नल्स में एंट्री बनाते हैं, उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं। आफ्टर दीज एंट्रीज आर मेड इन द जर्नल, दीज एंट्रीज दे आर देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर अकाउंट्स। और ये जो ट्रांसफर है इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, ठीक है। तो हम हमेशा वर्ड्स टर्म्स क्या यूज करते हैं? दैट द एंट्रीज दे आर पोस्टेड टू द लेजर, ठीक है। अब लेजर क्या है? लेजर इज अ लेजर अकाउंट्स, ये फाइनल बुक ऑफ एंट्रीज होती हैं। यहां पर हम सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं। तो अकाउंट्स में हर एक चीज का एक अकाउंट खुला होता है, हर पर्सन का, हर आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन का, सारी इनकम्स का अकाउंट होता है, सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनका एक अलग अलग अकाउंट होता है, कैश का एक अलग अकाउंट होता है। दीज आर डिफरेंट अकाउंट्स मेट, राइट। एंड दीज अकाउंट्स दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच। अब ये जो लेजर अकाउंट्स हैं, इनके अंदर ये एंट्रीज जर्नल से आती हैं। तो जर्नल में आपका एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है, उसके उस अकाउंट के ऊपर जाकर के वो डेबिट या क्रेडिट एंट्रीज उस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी जाती है, राइट। आफ्टर दैट ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड वेयर वी चेक फॉर एनी एरर्स इन द लेजर अकाउंट्स। आफ्टर द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड देन वी गो ऑन एंड प्रिपेयर अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द फाइनल स्टेटमेंट्स, जिसको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बोला जाएगा, ठीक है। ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स, देन जर्नल्स, देन लेजर्स, देन ट्रायल बैलेंस एंड देन योर फाइनल स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लेजर अकाउंट्स,
लेजर अकाउंट्स दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच था, 3 तरीके के अकाउंट्स बनते हैं, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में सारे एसेट्स होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। पर्सनल अकाउंट्स में सारी आपकी पार्टीज इन्वॉल्व जो ट्रांजैक्शंस के अंदर होती हैं वो होती हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, डेटर्स हो चाहे कलेक्टर्स हो, क्रेडिटर्स हो। नॉमिनल अकाउंट में आपके सारे एक्सपेंडिचर्स या इनकम जहां पर पैसे की मूवमेंट हो रही है वो चीज आपकी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होती है। हेयर ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स दे आर रिकॉर्डेड। ओके, ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल अप्रोच। नाउ दीज रियल अकाउंट्स दे आर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, और मैंने हमेशा आपको बोला है दिस इज सच काइंड ऑफ अ टेक्निकल सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, वेयर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, तो आपको इस पूरे प्रोसेस में जरूर, जब आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, तो आपको कंफ्यूजन जरूर आएंगे, क्वेश्चन जरूर होगा, राइट क्योंकि आपको जो सोचने का तरीका है, मेरा जो बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है, उसमें अगर कहीं भी मिसमैच हुआ, यू विल हैव सम क्वेरीज, यू विल हैव सम कंफ्यूजन्स। बट अगर आपने उन क्वेरीज और कंफ्यूजन्स को इग्नोर किया तब प्रॉब्लम आएगी आपको एग्जाम में। आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन यूज करना है, उसमें अपने सवाल, अपनी क्वेरीज पूछनी है। कोई भी कंसेप्चुअल सवाल हो, अगर आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ रहे हैं, उसका आंसर आपको प्रॉम्प्टली मिलेगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा भी किसी भी तरीके का आपको लगता है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हैं एंड यू वांट टू डायरेक्टली आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, यू कैन ऑलवेज यूज दी मेल आईडी hello@edutap.com, edutap.co.in, सॉरी, hello@edutap.co.in पे आप मेल करके मुझसे पूछिए अगर आपको लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे तो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू देयर ओनली। ओके, नाउ पर्सनल अकाउंट्स, जिसमें हमारे नेचुरल पर्सन आते हैं, इंसान आते हैं, हमारे आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, यानी कि द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, दोज आर आर्टिफिशियल पर्सन, एंड देन देयर आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, वेयर बेसिकली जो हम रेंट्स, एक्सपेंसेस या जो इनकम्स हमारी एडवांस में या ड्यू बची होती हैं, प्रीपेड होती हैं या ड्यू बची होती हैं, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के अंदर रखते हैं। अब यहां पर एक स्कोप रहता है कंफ्यूजन का, वेयर यू माइट फाइंड दैट रेंट एंड सैलरी दीज आर बेसिकली एक्सपेंडिचर्स या फिर इनकम्स। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपके लिए इनकम है। बट ये जो रेंट और सर्जरी है, सैलरी है, इसको तो आपके हिसाब से नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए था, बिकॉज दीज आर समथिंग विच इन्वॉल्व्स मनी ट्रांसफर। लेकिन नॉमिनल ना होकर के ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बन जाते हैं, बिकॉज वेन एवर वी से रेंट प्रीपेड और रेंट आउटस्टैंडिंग, वी आर बेसिकली सेइंग कि ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जिनको हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है, जिनसे हमें रेंट अभी रिसीव करना है या जिनको अभी हमें रेंट फ्यूचर में पे करना है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बन जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर नॉमिनल अकाउंट्स, जहां पर हमारे सारे खर्चे होंगे, सैलरीज, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट विच यू पे एंड ऑल द इनकम्स दैट यू अर्न, वेयर वी टॉक अबाउट सेल्स, प्राइमरली सेल्स जो हम करते हैं, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट जो हम रिसीव करते हैं, सारी चीजें हमारे इनकम्स में आती हैं, राइट। इस ट्रेडिशनल अप्रोच को थोड़ा सा और बेटर तरीके से अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो यहां पर हम एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये जो क्रियल अकाउंट्स हैं, ये 5 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हो। अब यहां पर आपको समझना होगा, हमने लास्ट लेक्चर्स में मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों अप्रोचेस को पढ़ा है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वहां पर एक जो स्कोप ऑफ कंफ्यूजन हो सकता है वो है रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। यहां पर आपको कई बार समझ नहीं आ पाएगा कि ये अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है या नहीं है, या किसी और टाइप का अकाउंट है। ऐसा कोई भी स्कोप ऑफ कंफ्यूजन यहां पर एलिमिनेट कर दिया गया है। यहां पर वेरी क्लियर कट यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द अकाउंट इज अ कैपिटल अकाउंट और अ रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट अकाउंट या फिर लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। अब इन 5 तरीके के अकाउंट्स के बारे में हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं। कैपिटल क्या होती है? जो मनी ओनर देता है, ओनर का क्लेम जो कंपनी के ऊपर है, जो कंपनी के पास जितना भी वेल्थ है जो एक्चुअली ओनर को बिलोंग करता है, ओनर ने दे रखा है, दैट इज बेसिकली द कैपिटल अकाउंट, राइट। रेवेन्यू अकाउंट जहां पर कंपनी की इनकम्स होती हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट जहां पर कंपनी के खर्चे होते हैं, एसेट्स जो कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं, लायबिलिटीज जो कंपनी के ऊपर दूसरे क्लेम्स हैं, यानी कि ओनर के अलावा जो लोगों ने लोन्स दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो आपकी लायबिलिटी में आ जाती है, नहीं। अब हमने ये भी देख लिया है कि ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दे इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज विच इज लेन देन। तो जब भी एक पार्टी कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होती है, देयर इज समथिंग विच दे रिसीव एंड समथिंग विच दे गिव। कुछ मिलेगा और कुछ देना पड़ेगा। इसी वजह से हर ट्रांजैक्शन के अंदर हम देखते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग करनी पड़ती है आपको। सो अगर मैं किसी एक ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट करता हूं तो इसका मतलब मुझे कोई चीज मिलेगी और मुझे कोई चीज देनी पड़ेगी। आप किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो आपको कुछ मिलेगा और आपको कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा। तो जब भी आपको कुछ मिलेगा और आप कुछ देंगे
तो यहां पर दो चीजें इंपैक्ट होंगी। आपने जितने अकाउंट्स अपने पास बना रखे हैं उन सभी अकाउंट्स के अंदर एटलीस्ट 2 अकाउंट्स विल गेट इंपैक्टेड, बिकॉज एक अकाउंट में से चीजों को देंगे और दूसरे अकाउंट में चीजों को रिसीव करेंगे। यही तो होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर। सो एवरी ट्रांजैक्शन विल इंपैक्ट 2 और मोर अकाउंट्स, 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट्स आपके जरूर इंपैक्ट होंगे, और इसी को हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर भी रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि ट्रांजैक्शंस को पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, उसको जर्नलाइजिंग बोलेंगे, उसके बाद उनको लेजर अकाउंट्स के अंदर पोस्ट कर देंगे। अब यहां पे ये सबसे क्रूशियल रूल है जो हमें समझना होता है, दैट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से होता है यहां से आप याद करिए, यहां से याद करिए या फिर मॉडर्न अप्रोच से याद करिए, कहीं से भी याद करिए, आपको ये कंसेप्ट जरूर याद करके समझ करके करना पड़ेगा। अगर मैं पर्सनल अकाउंट्स की बात करूं, हमेशा वो पर्सनल अकाउंट डेबिट होता है जिसने कुछ रिसीव किया है, और वो पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होता है जिसने कुछ गिव किया है। तो अगर मैं बोलूं राम ने श्याम को लोन दिया है 1000 रुपीज का, राम ने श्याम को लोन दिया है 1000 रुपीज का, राइट। अब ये जो लोन है श्याम फ्यूचर में रीपे बैक करेगा, ओके। नाउ इन दी राम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राम के पॉइंट ऑफ व्यू से राम को भी अपने अकाउंट बुक्स मेंटेन करने हैं। राम ने इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेगा, राम के पास कौन से 2 अकाउंट्स हैं जो इंपैक्ट होंगे, आइडेंटिफाई करिए, मेरे साथ काम करो। राम, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राम, विच 2 अकाउंट्स आर गेटिंग इंपैक्टेड। राम के पास एक तो कैश का अकाउंट इंपैक्ट हो जाएगा क्योंकि उसने पैसे 1000 रुपीज श्याम को दे दिए हैं, तो एक तो कैश का अकाउंट इंपैक्ट होगा, कैश दिया है। राम ने कैश दिया तो राम को मिला क्या, राम ने पैसे दिए, राम को मिला क्या, राम को मिला है प्रॉमिस की फ्यूचर में पेमेंट की जाएगी आपको। राम को मिला है कि प्रॉमिस फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, और प्रॉमिस किसने दिया है, श्याम ने दिया है। ठीक है, तो 2 अकाउंट्स इंपैक्ट होंगे, एक होगा कैश का, एक होगा श्याम का। अब ये जो कैश अकाउंट है ये एक रियल अकाउंट है, श्याम का अकाउंट जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, राइट। अगर मैं श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, श्याम के पास कौन से 2 अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, ऑब्वियसली श्याम ने कैश रिसीव किया है तो कैश उसके पास बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट उसके पास एक इंपैक्ट होगा। दूसरा अकाउंट श्याम को एक ओपन करना पड़ेगा राम के नाम का, और इस राम नाम का जो अकाउंट है, इस अकाउंट को उसने इसलिए ओपन किया बिकॉज जो लोन उसने राम से लिया है वो लोन उसको रिफ्लेक्ट करके दिखाना पड़ेगा कि राम को मैंने प्रॉमिस किया है दैट आई विल पे बैक दी मनी, राइट। सो इन पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स का रूल सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो आ रहा है आपके पास वो डेबिट होगा, जो जा रहा है आपके पास से वो क्रेडिट होगा। और पर्सनल अकाउंट में अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हैं डेबिट होगा, अगर आप कुछ दे रहे हैं तो क्रेडिट होगा। तो यहां पर राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश उसके पास से चला गया है, कैश हैज गॉन आउट। अगर कैश चला जाएगा तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश अगर रियल अकाउंट अगर चला जाए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वो क्रेडिट होगा। इसके बदले में राम को मिला क्या, राम को मिला प्रॉमिस की श्याम फ्यूचर में मनी पे कर देगा, ठीक है। तो यहां पर मनी किसको मिली है, श्याम को मिली है, श्याम इज द रिसीवर। श्याम अगर रिसीवर है तो श्याम को डेबिट होना चाहिए। सिमिलरली अगर श्याम अपनी अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करे तो श्याम राम से पैसे लेकर आया है, तो हु इज द गिवर, गिवर कौन है, पैसे किसने दिए हैं, पैसे राम ने दिए हैं, तो राम को क्या करेंगे, यहां पर राम को क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या होगा, कैश डेबिट होगा। कैश डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कैश एक्स्ट्रा मिला है 1000 शाम को, तो यहां पर कैश डेबिट हो जाएगा। तो ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि कौन से अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होने वाला है व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पर्सनल अकाउंट्स, जिसने पैसे दिए हैं वो पैसे लोन पे ही दे रहा है तभी पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं। तो जिसने पैसे दिए हैं, जिसने कुछ दिया है, वो अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, और जिसने पैसे लिए हैं, रिसीव किया है, वो डेबिट होगा। दोबारा से रियल अकाउंट जब भी आपके पास आएगा, आपके पास रियल अकाउंट इंक्रीज होगा, उसमें वैल्यू में इंक्रीज होगा, वो रियल अकाउंट डेबिट होगा। जब रियल अकाउंट की वैल्यू कम होगी, गोज आउट होगा रियल अकाउंट से कुछ भी, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली नॉमिनल अकाउंट का फंडा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, खर्चा करोगे, एक्सपेंस करोगे तो वो डेबिट होगा, जो इनकम करोगे वो क्रेडिट होगा। इस वजह से हमेशा परचेज अकाउंट खर्चा है, परचेज अकाउंट में क्या होगा, जब भी हमने कुछ परचेज किया डेबिट करेंगे वैल्यू को, जब भी हमने सेल की तो सेल हमारा इनकम है, जब भी हम सेल करेंगे वो क्रेडिट होगा। क्लियर है, ये हमें कई बार समझ हमने कोशिश कर ली, बार बार इसको हम क्यों रिपीट कर रहे हैं, ताकि हमारी ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। क्लियर हो गया। नाउ ये सभी तीनों गोल्डन रूल्स, इनके ऊपर आपको सीधा सीधा आधे आधे मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट एग्जाम्स में हमने हर शिफ्ट के अंदर देखा है रियल अकाउंट्स के लिए गोल्डन रूल क्या है या नॉमिनल अकाउंट्स के लिए गोल्डन रूल क्या है, वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसको आप याद करके जरूर अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, राइट। अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटी, दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इन 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट में भी जो हमारा एक्सपेंस है और जो एसेट है, एक्सपेंस है
और एसेट है, ये हमेशा इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो हमने देखा है एसेट यानी रियल अकाउंट, रियल अकाउंट इंक्रीज होता है, डेबिट होता है, डिक्रीज होता है, क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट में हमने देखा था अगर रियल अकाउंट में से कुछ बाहर जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा, कुछ आ रहा है तो वो डेबिट होगा। वही चीज हो रही है, अगर रियल अकाउंट में कुछ आ रहा है यानी कि एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट है, और हमने नॉमिनल अकाउंट्स में देखा था व्हेनेवर देयर इज एन एक्सपेंस इट इज डेबिटेड ऑन द इंक्रीज, जब भी हम खर्चा करेंगे वो डेबिट होगा। बाकी तीनों कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट इसमें उल्टा है, यहां पर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अगर रेवेन्यू यानी कि इनकम, इनकम जब भी आएगी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, और जब भी इनकम आपकी कम हो रही है वो डेबिट होगी। लायबिलिटी, जब भी आपने कुछ रिसीव किया, आपने लोन रिसीव किया तो लायबिलिटी आपकी क्रेडिट होगी, अदरवाइज वो आपकी डेबिट होगी। क्लियर हो गया है? तो आइदर यू यूज द मॉडर्न अप्रोच और यू यूज द ट्रेडिशनल अप्रोच, यू विल हैव टू रिमेंबर दीज गोल्डन थंब रूल्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई विच अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड और विच अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड। ओके, नाउ इसके बाद हमने देखा था जर्नल्स को। जर्नल्स आर द डॉक्यूमेंट्स वेयर वी मेक द एंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। और जर्नल्स का फॉर्मेट हमने देखा था, जर्नल्स एक तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में बनते हैं। पहले ही कॉलम में हम डेट लिखते हैं, दूसरे कॉलम में हम अकाउंट्स में पर्टिकुलर्स लिखते हैं कि कौन से अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, उन अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। उसको लिखने का एक तरीका होता है, पहले लिखा जाता है वो अकाउंट जो डेबिट होना है, उस अकाउंट के आगे हम लिखते हैं डेबिट, डीआर, ठीक है, डीबी नहीं डीआर। उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में हम 2 से स्टार्ट करके उस अकाउंट का नाम लिखते हैं जो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, और उसके आगे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती है। हमें अंडरस्टूड है कि जो डेबिट है उसके सामने डीआर लिखा है और जो एंट्रीज के सामने डीआर नहीं लिखा है वो आपकी क्रेडिट एंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहां पर हम टू जयसिलीज कैपिटल अकाउंट, तो ये आपका क्रेडिट अकाउंट हो गया। इसके नीचे हम नरेशन लिखते हैं। नरेशन का मतलब है कि इस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करते हुए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लाइन लिखी जाती है कि एक्सप्लेन हो सके कि इस ट्रांजैक्शन में बेसिकली हुआ क्या है। उसके बाद जो कॉलम आता है उसमें हम लेजर का नंबर लिखते हैं, क्योंकि इसी बुक से, जर्नल से एंट्रीज को पोस्ट करना है लेजर के अंदर, ठीक है। तो जब हम पोस्टिंग करेंगे, हमने ये लेटेस्ट से ट्रांजैक्शन है कि परचेज किया था 5,000 रुपए का और कैश यूज करके परचेज किया था, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शंस को जब हम परचेज अकाउंट के अंदर और कैश अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो वहां परचेज अकाउंट के पूरे रजिस्टर में कौन से पेज के ऊपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है वो पेज नंबर यहां लिख देंगे, कैश अकाउंट का पेज नंबर यहां लिख देंगे। वो इसलिए लिख देंगे ताकि हमें अगर कल चेक करना रहे, इफ वी वांट टू चेक वेदर द जर्नल एंट्रीज दे हैव बीन करेक्टली पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट, वी कैन डायरेक्टली गो टू द लेजर नंबर। हम डायरेक्टली वो लेजर का पेज नंबर खोलेंगे, अकाउंट का पेज नंबर खोलेंगे और वहां देखेंगे कि परचेज अकाउंट में ये जो डेबिट एंट्री थी 5,000 की वो करेक्ट हुई है या नहीं हुई है, कैश अकाउंट में जो क्रेडिट एंट्री थी 5,000 की वो करेक्ट हुई है या नहीं हुई है, राइट। इसलिए बस लेजर फोलियो बनाया जाता है। उसके बाद आपके दो कॉलम्स आते हैं फॉर अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और ये दोनों अमाउंट्स हमेशा बराबर होनी चाहिए। टोटल जो है जितना डेबिट हुआ है उतना ही टोटल क्रेडिट होना चाहिए, ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग का रूल है। ओके, आफ्टर दिस वी सॉ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स आर बेसिकली द डिफरेंट अकाउंट्स दैट अ पर्सन हैज टू ओपन। जहां भी जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में चीजें इन्वॉल्व होती हैं उन सभी के नाम से एक एक अकाउंट खोला जाता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो आपका एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो आपकी इनकम हो, चाहे वो आपका एसेट हो। हर तरीके के अकाउंट्स आपको ओपन करने होते हैं, और लिखने का अकाउंट ओपन करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। टी शेप्ड लेजर अकाउंट्स बनते हैं जिसमें राइट साइड पर आपका क्रेडिट होता है, लेफ्ट साइड पर आपका डेबिट होता है, और बीच में आपके अकाउंट का नाम होता है। हमने जर्नल्स में देखा है, जर्नल्स में हमेशा डेबिट एंट्री कैसे लिखी जाती है, ए अकाउंट डेबिट, टू बी अकाउंट और आगे वैल्यूज, राइट। तो ये ए के अकाउंट में हमेशा जो भी डेबिट एंट्रीज होंगी वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी 1 2 3 4 करके डेट के साथ, और जो भी क्रेडिट एंट्रीज होंगी वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी अमाउंट के साथ, राइट। तो यहां पर आपका पर्टिकुलर आएगा, यहां पर आपकी डेट आएगी जिस डेट को वो डेबिट एंट्री हुई है। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, वो अकाउंट जो क्रेडिट हुआ था तब आपका इक्विपमेंट अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो वो एंट्री यहां पर आएगी कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ था, वो उस अकाउंट का वो एंट्री किस जर्नल में किस पेज पर लोकेटेड है वो जर्नल नंबर यहां पर लिख देंगे, और कितने अमाउंट था वो अमाउंट यहां पर लिख देंगे। इस तरीके से लेजर अकाउंट के अंदर एंट्रीज की जाती हैं। फंडामेंटल डिफरेंसेस दोनों के बीच में क्या रहते हैं, जर्नल्स में जर्नलाइजिंग होती है, लेजर्स में जब भी हम ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम जर्नल्स इनटू द लेजर्स वी कॉल इट पोस्टिंग। journals में the transactions they are recorded in a timely manner, chronological manner, while in ledgers they are not done in a timely manner. Okay, more reliable होते हैं जर्नल्स क्योंकि डायरेक्टली वाउचर्स को यूज करके एंट्रीज को फर्स्ट टाइम जर्नल्स में डाला जा रहा है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि दे विल बी एक्यूरेट, while the
एंट्रीज देन दे आर ट्रांसफर्ड इनटू लेजर अकाउंट्स, उसमें कुछ एरर क्रीप इन हो सकता है कि जर्नल से एंट्री को कॉपी करते वक्त लेजर्स के अंदर हमने कुछ एरर कर दिया डेलिबरेटली और इनडेलिबरेटली, तो इस वजह से लेजर्स दे आर लेस रिलायबल देन द जर्नल्स, राइट. सो नाउ लेट अस आंसर सम क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गैदर्ड टिल नाउ. अभी तक जो इंफॉर्मेशन हमने देखी यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर दो. Which of the following statement is true about the golden rule of accounting for real accounts? Golden rule of accounting for real accounts. What is the golden rule? Debit all increases and credit all decreases. Credit all increases and debit all decreases. Debit all assets and credit all expenses. Credit all assets and debit all expenses. What is the correct answer? I want in the comment section. Whether you want to pause the video for a second or not, video pause करके पढ़ लीजिए ध्यान से और फिर क्वेश्चन का क्या आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. मुझे पता तो चले कि इतना पढ़ाने के बाद, इतना चीजों को डिस्कस करने के बाद क्या चीजें क्लियर हो रही है नहीं क्लियर हो रही हैं. अगर नहीं क्लियर हो रही है इसका मतलब देयर इज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट और मुझे कुछ अलग तरीके से आपको डेबिट क्रेडिट समझाने की जरूरत है. बिकॉज अगर डेबिट क्रेडिट समझने से हम थोड़ा सा भी चूक गए तो आगे आने वाले चैप्टर्स में वी विल बी फेसिंग मच मोर डिफिकल्टी. ओके, नाउ let us look at the question number 2. According to the American Institute of Certified Public Accountants, which among the following processes is not a part of the accounting process? कौन सा इसमें से प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है? रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग. विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस? आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट. नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मेक जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. जर्नल एंट्रीज बनानी है आपको. ये ट्रांजैक्शंस मैंने आपके सामने लिख दी हैं. जर्नल एंट्रीज का मतलब है जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड. डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करके मुझे बता देना है आपको बस, राइट. इफ यू वांट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू वीडियो पॉज करिए यहीं पर. ये सारी ट्रांजैक्शंस जो मैंने यहां पर लिखी हुई इनको पढ़ लो. कमेंट सेक्शन के अंदर 1 2 3 4 5 लिख के मुझे अकाउंटिंग एंट्रीज बताओ क्या होनी चाहिए, ठीक है. और उसके बाद मैचअप करो कि जो अकाउंटिंग एंट्रीज मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं क्या वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है. यहां पर 5 ये जो एंट्रीज है इनको मैं भी आपके साथ सॉल्व करता हूं. लेट अस से रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ 5 लाख रुपीज. रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया है, किससे किया है? कैश से स्टार्ट किया है. कितना है? 5 लाख रुपीज है. जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? ध्यान से, आपको चाहिए पहले वो अकाउंट्स जिसमें डेबिट क्रेडिट होगा. अकाउंट्स कौन से इंपैक्ट हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए. कितने अमाउंट से हो रहे हैं वो अमाउंट पता होना चाहिए. और अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट जर्नल एंट्रीज बनानी है तो डेट भी पता हो तो बेटर है, क्योंकि डेट सबसे पहले लिखी जाती है. सो यू शुड ऑल्सो नो द डेट, राइट, ऑन विच द ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड. सो वंस यू नो अकाउंट्स इंपैक्टेड, the amount of the transaction and the date on which the transaction happened, your work is done. यहां पर डेट हमें नहीं पूछी गई है, हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स इंपैक्टेड और अगर अमाउंट पता चल जाए तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा. सो नाउ रोहित हैज स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश ऑफ 5 लाख रुपीज. अब इस एंट्री को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं. एक रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि दोनों देखो जब भी ट्रांजैक्शन होती है देयर आर एटलीस्ट 2 पार्टीज इन्वॉल्व. और जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दोनों पार्टीज के अकाउंट बुक्स के अंदर एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा. सो फर्स्ट पार्टी के भी 2 अकाउंट, सेकेंड पार्टी ने भी जो 2 अकाउंट बनाए हैं वहां भी इंपैक्ट पड़ेगा. सो इन टोटल 4 अकाउंट्स विल बी इंपैक्टेड. सो यहां रोहित ने एक बिजनेस को पैसा दिया है तो रोहित भी अपनी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर कुछ चीजें लिखेगा ना, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा कि मैंने कुछ 5 लाख रुपए किसी को दिए हैं. बिजनेस भी अपनी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर इसको रिकॉर्ड करेगा कि मैंने 5 लाख रुपए कहीं से लिए हैं. तो अगर मैं रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रोहित के कौन से 2 अकाउंट्स इंपैक्ट होंगे? What are the 2 accounts which will be impacted by Rohit? Because what has Rohit given and what has Rohit received? ये देखना पड़ेगा पहले. रोहित ने दिया क्या, रोहित को मिला क्या? रोहित ने दिया क्या? रोहित ने दिया कैश. मैं हम पहले रोहित की बात कर रहे हैं, ठीक है. रोहित ने दिया है कैश. कितना दिया है? कैश दिया है 5 लाख रुपीज. तो एक तो कैश अकाउंट जो है रोहित का वो इंपैक्ट होना चाहिए, कैश रोहित का कम हो जाना चाहिए. दूसरा, रोहित ने दिया किसको है? रोहित ने बिजनेस को दिया. इस बिजनेस का कुछ नाम होगा, लेट अस से इसको नाम दे देते हैं एबीसी. तो रोहित विल ओपन एन अकाउंट बाय द नेम ऑफ एबीसी लिमिटेड. क्योंकि रोहित ने दिया क्या? कैश. रोहित को मिला क्या? रोहित को इन्वेस्टमेंट मिली है एबीसी के अंदर, तो एबीसी के नाम से एक अकाउंट खोलेगा. कैश क्या है? रियल अकाउंट है. एबीसी लिमिटेड क्या है? दिस इज अ कंपनी, सो दिस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. सो
कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, वेन एवर समथिंग गोज आउट इट इज क्रेडिटेड। यहां पर कैश 5 लाख रोहित के पास से चला गया, इट इज गोइंग आउट, कैश इज डिक्रीजिंग, सो कैश विल बी क्रेडिटेड बाई 5 लाख रुपीज। एबीसी लिमिटेड को कैश दिया है, सो हु इज द रिसीवर हेयर, रिसीवर इज द एबीसी, सो रिसीवर विल बी डेबिटेड, एबीसी लिमिटेड विल बी डेबिटेड। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन। नेक्स्ट एबीसी की बुक में देख लेते हैं, एबीसी लिमिटेड इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेगा, एबीसी ने क्या दिया, एबीसी को क्या मिला, एबीसी को कैश मिला है पहले तो, कितना, 5 लाख रुपए। एबीसी ने दिया क्या, एबीसी ने हिस्सेदारी दी है। यहां पर एबीसी को एक अकाउंट खोलना चाहिए रोहित के नाम से, क्योंकि रोहित से पैसे मिले हैं, लेकिन वो रोहित के नाम से नहीं खोलेगा, वो किस नाम से खोलेगा, कैपिटल अकाउंट, बिकॉज रोहित इज नॉट ओन एनी अदर इन्वेस्टर, रोहित इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, ही हैज स्टार्टेड द बिजनेस। ओनर्स के जो दिए गए पैसे होते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रखे जाते हैं। क्लियर। अब रोहित को मिला कैश, कैश मिलता है, कैश कम्स इन, कैश विल बी डेबिटेड। रियल अकाउंट में वेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इट इज डेबिटेड। कैपिटल हमने देखा, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल को मान लो आप, कैपिटल जो मॉडर्न डेफिनेशन में हमने देखा है कि कैपिटल अकाउंट्स दे आर क्रेडिटेड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज। यहां पर 5 लाख रुपए का कैपिटल आ गया तो यहां पर क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, मॉडर्न अप्रोच से। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से भी देखें तो कैपिटल और रोहित अगर एक मानकर चलें तो दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, ये एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में व्हाट वी डू, वी क्रेडिट द गिवर, we credit the giver, and who has given this, Rohit has given this, Rohit has given this, so will we credit the giver। क्लियर। नेक्स्ट अकाउंट देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, ओपन अ बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ 4,80,000 रुपीज। मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो कैश को मैंने जाकर अपने बैंक अकाउंट के अंदर जमा कर दिया। नाउ विच आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन, लेट अस लुक एट दिस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास कैश अकाउंट इंपैक्ट होगा, मेरा कैश जो है वो 4,80,000 रुपए मैंने दिया है, पर मैंने दिया कहां है, क्या वो कैश मेरे पास से चला गया, क्या वो कैश मेरे पास अब नहीं है, कैश मेरे पास एक्चुअली अब बैंक अकाउंट में है, राइट। सो यूजुअली व्हाट पीपल डू इज दे मेक 2 सेपरेट अकाउंट्स, वन इज अ कैश अकाउंट, अदर इज अ बैंक अकाउंट, ताकि हमें पता रहे कि कितना कैश हमारे पास इन हैंड है और कितना कैश हमारे पास बैंक अकाउंट के अंदर भी रखा हुआ है। तो यूजुअली जो कंपनीज होती हैं ऑब्वियसली दे हैव सर्टेन कैश विच दे हैव इन देयर हैंड, जो अपनी शॉप्स में, शोरूम्स में उन्होंने कैश रखा हुआ है, लेकिन एक कैश का जो बड़ा चंक है वो बैंक्स के अंदर होता है। और यूजुअली जो बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं वो बैंक्स के थ्रू राउट की जाती हैं, चेक्स के थ्रू राउट की जाती हैं। तो इस वजह से जितने भी आपकी बड़ी कंपनीज होंगी या जो बड़े इंडिविजुअल्स भी होंगे जो बहुत सारा बिजनेस ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो एक अपना कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं। यहां पर अगर मैं कैश और बैंक अकाउंट की बात करूं तो मैंने 4,80,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कैश 4,80,000 कम हो गया है और बैंक बैलेंस 4,80,000 बढ़ गया है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर द रियल और पर्सनल अकाउंट्स। कैश इज अ रियल अकाउंट, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। व्हाट अबाउट बैंक, बैंक इज अ रियल अकाउंट और अ पर्सनल अकाउंट। बैंक रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, यहां पर आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि बैंक लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, दे आर पर्सनल अकाउंट्स, दे आर आर्टिफिशियल पर्सन्स। बैंक तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, लेकिन यहां पर आप समझिए, यहां पर हम बैंक की जब बात करते हैं तो हम यहां पर बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहां पर अपने बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट गिविंग मनी टू दी एबीसीडी, लेट अस से एसबीआई बैंक। मैं एसबीआई बैंक को लोन तो दे रहा हूं, लेकिन ये जो लोन है ये मेरे बैंक अकाउंट के अंदर लिक्विड एसेट की फॉर्म में है। तो यहां पर अगर मैं दोनों तरीके से देखूं, अगर मैं बैंक को पर्सनल अकाउंट मानकर चलूं कि बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, सो व्हाट आई विल रिकॉर्ड द एंट्री, कैश मेरे पास 4,80,000 था जो कम हो गया, तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा 4,80,000 से। अब दूसरा जो पार्टी है वो डेबिट होना चाहिए, दूसरा अकाउंट डेबिट होना चाहिए। क्यों डेबिट होना चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है और वेन एवर वी टॉक अबाउट द पर्सनल अकाउंट्स वी डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक हैज रिसीव्ड द मनी, वी विल डेबिट द रिसीवर। अगर आप बैंक को पर्सनल अकाउंट ना मान करके रियल अकाउंट मान करके चलो तो भी अगर हम देखें तो कैश क्रेडिट हो रहा है बिकॉज कैश हैज डिक्रीज्ड एंड बैंक इज डेबिटिंग बिकॉज रियल अकाउंट इज डेबिटेड वेन एवर देयर इज समथिंग दैट कम्स इन। बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, वो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो चाहे आप अपने बैंक के अंदर आपने जो अकाउंट ओपन किया है उसको, इफ यू वांट टू कंसीडर इट अ पर्सनल अकाउंट, यू कैन कंसीडर इट अ पर्सनल अकाउंट। इफ यू वांट टू कंसीडर इट अ रियल अकाउंट, यू कैन कंसीडर इट अ रियल अकाउंट, बट मेक श्योर दैट एंट्रीज द क्रेडिट और डेबिट हैपनिंग टू द अकाउंट इट शुड नॉट चेंज, ठीक है। तो यूजुअली हम बैंक अकाउंट को जो हमारा होता है उसको हम खुद का पर्सनल अकाउंट मानकर जो चलते हैं उसको हम एसेट मानकर चलते हैं, लेकिन क्योंकि उस एसेट को अगर आप समझेंगे उस एसेट पे इंटरेस्ट इनकम भी आता है,
क्योंकि जो हमने बैंक को पैसे दे रखे उस पर इंटरेस्ट इनकम भी आ रहा है, एसेट से इनकम भी मिल रही है, तो पीपल दे माइट कंसिडर इट अ रियल अकाउंट और दे माइट कंसिडर इट अ पर्सनल अकाउंट, राइट, नो प्रॉब्लम, बट डेबिट और क्रेडिट में कोई अंतर उसमें से नहीं आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, आई बॉट फर्नीचर फॉर 60,000 रुपीज एंड इशूड चेक फॉर द सेम। मैंने फर्नीचर बाय किया है 60,000 रुपीज का और मैंने उसके लिए चेक इशू किया है। नाउ देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व है? एक तो मैं हूं, मैंने फर्नीचर बाय किया है, दूसरा कौन है? फर्नीचर सेलर है, ठीक है। फर्नीचर सेलर्स जो है वो सामान बेच रहा है और मैंने वो सामान खरीद दिया है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूं, बताओ फटाफट से क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी यहाँ पे। अमाउंट पता है 60,000 का, फर्नीचर को चेक से खरीदा गया है, यानी कि हमने क्रेडिट पे नहीं परचेज किया है, लोन पे परचेज नहीं किया है, दिया तो हमने पेमेंट है, सीधी सीधी पेमेंट दी है, लेकिन क्या कैश पेमेंट दी है? कैश नहीं दी है, हमने दी है चेक की पेमेंट। जब भी चेक से पेमेंट होती है, कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं मैं बता देता हूं। पहले तो कौन सी दो पार्टीज इंपैक्ट हुई? मेरे पास क्या आया क्या गया? व्हाट आई रिसीव्ड, व्हाट आई गेव। आई रिसीव्ड फर्नीचर, आई रिसीव्ड फर्नीचर। व्हाट आई गेव मनी फ्रॉम माई बैंक व्हेनेवर आई यूज चेक फॉर द पेमेंट। चाहे मैं पेमेंट करने के लिए चेक यूज करूं या मैं पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए चेक यूज करूं, वेदर आई गिव पेमेंट through check or I receive payment through check, the account impacted will be my bank account, not the cash that I have with me. कैश नहीं होगा इंपैक्ट, कैश हम अलग से इसलिए रख रहे हैं ताकि जो फिजिकल करेंसी हमारे पास है उसको हम रिकॉर्ड करके रख सके। बैंक में जो पैसा है वो उसको बैंक अकाउंट से डिनोट करते हैं। सो माय बैंक अकाउंट इज इंपैक्टेड एंड माय फर्नीचर अकाउंट इज इंपैक्टेड। फर्नीचर आई हैव रिसीव्ड फॉर 60,000, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर मेरे पास बढ़ गया, कितने से बढ़ गया? 60,000 से बढ़ गया, क्या डेबिट होगा? फर्नीचर डेबिट होगा। If I talk about bank account, bank I have money in the bank, bank is an asset for me. Now the 60,000 rupees have gone out of my bank, so पैसा कम हो गया रियल अकाउंट में, what goes out is credited, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 60,000 रुपीज से। क्लियर हुआ? ठीक है। फर्नीचर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फर्नीचर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया उसने फर्नीचर सेल किया है और उसको पैसा मिला है, चेक से मिला है, यानी कि चेक से मिलने के बाद वो बैंक के अंदर जाएगा। चेक से उसको पैसा मिला है तो मानी कैश नहीं, ही विल डिपॉजिट द चेक इनटू हिज बैंक एंड द बैंक अकाउंट विल रिसीव द मनी। सो हिज टू अकाउंट्स इंपैक्टेड विल बी व्हाट? वन इज योर बैंक अकाउंट ऑफ फर्नीचर सेलर। द नेक्स्ट अकाउंट विल बी व्हाट? सेलर ने फर्नीचर दिया है, क्या फर्नीचर अकाउंट इंपैक्ट होगा? फर्नीचर अकाउंट इंपैक्ट होगा या सेल्स अकाउंट इंपैक्ट होगा? हमेशा याद रखिएगा, व्हेनेवर सेल हैपेंस, द सेल इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट, राइट। फर्नीचर सेलर के लिए ये सेल है, फर्नीचर सेलर के लिए ये सेल है, उसका ये मेन काम है, तो उसकी सेल्स अकाउंट इंपैक्ट होगी यहां पर, राइट। नाउ वी नो दैट व्हेनेवर सेल हैपेंस, सेल अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये तो हमें क्लियर है, सेल जब भी करोगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। बचा क्या? बैंक अकाउंट, वो डेबिट होना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट ही तो होगा क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट में 60,000 रुपीज आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से होगा? यहाँ पर 60,000, यहाँ पर 60,000, यहाँ पर 60,000, यहाँ पर 60,000। कोई शक, कोई कंफ्यूजन? चेक कमेंट सेक्शन यूज करो, बताओ मुझे। नेक्स्ट, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर द बिजनेस फॉर रुपीज 1,25,000 एंड एन एडवांस ऑफ 10,000 इन कैश इज गिवन। सो रामजी लाल जी से आई एम बाइंग सम मशीनरी एंड द टोटल कॉस्ट इज 1,25,000 रुपीज, लेकिन मैंने 10,000 का कैश एडवांस में दिया है। द रिमेनिंग 1,15,000 पेमेंट हैज टू बी गिवन आफ्टरवर्ड्स, राइट। सो विच आर द टू पार्टीज इन्वॉल्वड इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन? कौन से दो लोगों के बीच में हो रही है ट्रांजैक्शन? मेरे बीच में हो रही है और रामजी लाल जी के बीच में हो रही है, राइट। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आई हैव रिसीव्ड, व्हाट आई हैव गिवन, मुझे क्या मिला, मैंने क्या दिया? मुझे प्लांट एंड मशीनरी मिला, इसको मैं पी एंड ई लिख देता हूं, पी एंड डी अकाउंट, पी एंड एम अकाउंट, सॉरी। प्लांट एंड मशीनरी मिल रही है मुझे, दिया मैंने क्या? मैंने दो चीजें दी हैं यहां पे, यहां पर ध्यान से देखिए। आई हैव गिवन टू थिंग्स, वन इज आई हैव गिवन कैश ऑफ 10,000 रुपीज, सो नॉर्मली कैश अकाउंट हैज टू बी इंपैक्टेड, बट आई हैव गिवन वन मोर थिंग ऑल्सो, आई हैव ऑल्सो गिवन अ प्रॉमिस ऑफ पेमेंट। मैंने प्रॉमिस ऑफ पेमेंट भी दिया है, कितने का दिया है? 1,15,000 का दिया है। इसका मतलब वो प्रॉमिस ऑफ पेमेंट जिस पार्टी को दिया है उस पार्टी का अकाउंट भी इंपैक्ट होगा, उस पार्टी को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट आई हैव टू गिव रामजी लाल, यहाँ पे मैं आरजे लाल लिख देता हूँ, रामजी लाल आई हैव टू गिव 1,15,000 रुपीज इन द फ्यूचर, राइट। सो आई हैव 3 अकाउंट्स इंपैक्टेड, वन इज माई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, वन इज माई कैश अकाउंट एंड वन इज एन अकाउंट आई ओपन इन द नेम ऑफ रामजी लाल जी, जिनसे मैंने सामान खरीदा है।
ठीक है, अगर मैंने पूरा 1,25,000 कैश में दिया होता, आई वुड हैव गिवन द एंटायर अमाउंट इन कैश, देन ओनली द कैश अकाउंट वुड हैव बीन इंपैक्टेड. If I would not have given the advance amount of 10,000, then only the account of Ramji Lal ji would have been impacted. But यहाँ क्योंकि मैंने पेमेंट दो तरीके से की है, थोड़ी पेमेंट मैंने कैश में, थोड़ी पेमेंट क्रेडिट पे करने जा रहा हूं मैं, इस वजह से मुझे दो अकाउंट इंपैक्ट कराने पड़ेंगे. इन टोटल माई 3 अकाउंट्स आर गेटिंग इंपैक्ट. वेरी क्लियर, 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 4, 5, 6 अकाउंट इंपैक्ट हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है. लेकिन ये जरूर है कि अगर एक डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा. ऐसा हो सकता है कि 2 डेबिट हो, 3 क्रेडिट हो जाएं, 3 क्रेडिट हो, 4 डेबिट हो जाएं. हर सिनेरियो में डेबिट और क्रेडिट, द नंबर ऑफ अकाउंट्स दे कैन वेरी, बट द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन टोटल हैज टू रिमेन सेम. द टोटल अमाउंट बीइंग डेबिटेड इज द टोटल अमाउंट बीइंग क्रेडिटेड. यहां पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आई रिसीव्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर हाउ मेनी रुपीज. कितने रुपए का प्लांट मशीनरी मिला है? 1,25,000 रुपए का मिला है मुझे. एंड व्हेनेवर रियल अकाउंट कम्स इन, इट इज डेबिटेड. व्हेनेवर एसेट इंक्रीजेस, एसेट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, डेबिट कर दो पीएम अकाउंट को. कितने से डेबिट कर दो? 1,25,000 से. क्लियर? कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश मेरे पास से चला गया है. जब भी एसेट चला जाएगा, कैश चला जाएगा, कैश क्रेडिट होगा. कैश चला गया, कैश क्रेडिट होगा. कितने से क्रेडिट होगा? 10,000 से क्रेडिट होगा. सिर्फ 10,000 कैश पेमेंट की है, बाकी मैंने रामजी लाल जी को पेमेंट किया. रामजी लाल जी भी क्रेडिट होंगे. क्यों क्रेडिट होंगे? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर हु हैज गिवन द फर्नीचर. यहां पर ट्रांजैक्शन कितनी हुई है? फर्नीचर ही तो दिया है मुझे, उसका पैसा तो मैंने दिया नहीं, पैसा मैंने सिर्फ 10,000 दिया है, बाकी पैसा मुझे फ्यूचर में देना है. तो हु इज द गिवर? रामजी लाल इज द गिवर. तो क्रेडिट कर दो उनको. कितने से करना है? 1,15,000 से, क्योंकि 10 लाख कर चुके हैं. सो टोटल अमाउंट इज सेम. टोटल डेबिट 125, टोटल क्रेडिट 125. इफ वी लुक एट दिस फ्रॉम द रामजी लाल पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? कौन सी दो चीजें इंपैक्ट हो रही हैं? उन्होंने मुझे क्या दिया? फर्नीचर. उनको क्या मिला? कैश मिला, और उनको प्रॉमिस मिला कि फ्यूचर में पेमेंट होगी. सो उनके भी 3 अकाउंट इंपैक्ट होंगे, बिकॉज द पेमेंट हैज बीन मेड इन 2 ways. ही ऑल्सो इज गेटिंग हिज 3 अकाउंट्स इंपैक्टेड. कौन से अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं उनके? पहला अकाउंट उनका इंपैक्ट होगा सेल्स अकाउंट. वेरी सिंपली, व्हेनेवर द सेल इज मेड, सेल्स अकाउंट विल गेट इंपैक्टेड. और जब भी सेल होती है, सेल्स अमाउंट क्रेडिट होता है. कितने से क्रेडिट होगा? क्या 1,25,000 से होगा, 1,15,000 से होगा, 10,000 से होगा? वो होगा 1,25,000 से, क्योंकि टोटल जो सेल की है 1,25,000 की थी. नाउ द पेमेंट इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स. वन इज कैश. कैश मिल गया, कैश मिला तो डेबिट होगा ना. कैश दिया तो क्रेडिट, कैश मिला तो डेबिट. कैश डेबिट कितना? 10,000. दूसरा, मेरे नाम का अकाउंट खोलेंगे वो, और उस अकाउंट को भी डेबिट करेंगे. कितने से डेबिट करेंगे? 1,15,000 से, ताकि टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट रिमेन्स द सेम. अगर मैं फ्यूचर में जाके 1,15,000 उनको पे कर दूंगा, जब व्हेन आई फाइनली मेक द पेमेंट ऑफ 1,15,000, हाउ विल आई रिकॉर्ड इट? मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा उसको? मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा? कौन से, मैंने जब पेमेंट की तो मेरे कौन से 2 अकाउंट इंपैक्ट हो गए? यहां पर हमने देखा रामजी लाल जी को मैंने क्रेडिट कर दिया, और यहां पर रामजी लाल जी ने मेरे अकाउंट को यहां पर डेबिट कर दिया. लेकिन पेमेंट तो मुझे फ्यूचर में करनी पड़ेगी ना. यहां पर जब भी पर्सनल अकाउंट ओपन होते हैं, एक चीज यहां पर हम और ध्यान से समझ गए, व्हेनेवर पर्सनल अकाउंट्स आर ओपन्ड, these personal accounts they have to get balanced. if they are not balanced, that means उस पर्सनल अकाउंट से या तो कुछ पैसे मुझे अभी लेने बाकी हैं, या उसको कुछ पैसे देने बाकी हैं. इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई भी पर्सनल अकाउंट खोला है, लेट अस से एबीसी के नाम से मैंने पर्सनल अकाउंट खोला है, इस एबीसी के अकाउंट में डेबिट एंट्री भी चल रही है, क्रेडिट भी हो रहा है. ठीक है, मैंने एबीसी को 10,000 रुपए डेबिट कर दिए हैं, एबीसी अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं. तो क्रेडिट और डेबिट जब बराबर हो गया, इसका मतलब वो अकाउंट बैलेंस्ड है, उससे कोई लेन देन बचा नहीं. लेकिन अगर किसी भी पर्सनल अकाउंट में कुछ डेबिट का बैलेंस बच जाए या क्रेडिट का बैलेंस बच जाए, यानी कि डेबिट एंट्री ज्यादा है, क्रेडिट अमाउंट कम हो गया, डेबिट अमाउंट ज्यादा था, डेबिट अमाउंट कम हो गया, क्रेडिट अमाउंट ज्यादा था, कुछ भी अगर बैलेंस बच गया किसी अकाउंट में, इसका मतलब उस अकाउंट से आइदर वी हैव टू रिसीव पेमेंट और वी हैव टू गिव पेमेंट. राइट? सो व्हेनेवर देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस इन एनी पर्सनल अकाउंट, इसका मतलब है कि मुझे उस पर्सन को पैसे अभी फ्यूचर में देने हैं. मैंने आपके नाम से एक पर्सनल अकाउंट ओपन किया है, और उस पर्सनल अकाउंट में जब भी मैं आपसे पैसे लेता हूं, जब भी मैं आपसे पैसे लेता हूं, तो मैं आपके नाम का जो पर्सनल अकाउंट है उसे क्रेडिट करता हूं. क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर. आपसे जब भी पैसे लूंगा, यू आर द गिवर, आई विल क्रेडिट योर अकाउंट विद द अमाउंट जितना आपने मुझे पेमेंट किया है. जब मैं आपको पेमेंट करूंगा, व्हेन आई गिव यू द पेमेंट, आई विल डेबिट योर अकाउंट. मैं डेबिट करूंगा, डेबिट द रिसीवर, यू आर द रिसीवर, आई विल डेबिट योर अकाउंट. सो जब भी आपको पैसे दिए वो डेबिट में रिकॉर्ड हुआ, जब भी आपसे पैसे लिए क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ. अगर फाइनली टोटल क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा हुआ, इसका मतलब है कि मैंने आपसे पैसे ज्यादा लिए हैं, कम आपको पैसे दिए हैं, तो अभी कुछ पैसा है जो मुझे आपको देना है. देयर इज सम अमाउंट लेफ्ट विद मी व्हिच आई हैव टू पे यू बैक.
Similarly, if in your account I have debit balance, that means I have taken more money, you have taken more money from me, I have not given you the entire money. तो इसका मतलब है कि आपको अभी कुछ पैसे मुझे वापस करने हैं. सेम आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बारे में सोचिए. यू हैव गिवन मी द मनी. इफ यू गिव मी द मनी, you will credit my account because you are the giver, I am the receiver. I am the receiver, so my account will be sorry, in your accounting books my account will be debited because now I am the receiver. But similarly, when you receive money from me, you will credit my account क्योंकि I am the giver and my account will be credited. ठीक है, ये इस तरीके से पर्सनल अकाउंट बनता है. तो यहां पर जब भी राम जी और मेरे बीच में फाइनल ट्रांजैक्शन हो जाएगी, मैं उनको 1,15,000 रुपए जब पेमेंट कर दूंगा, तो मैं उसे कैसे रिकॉर्ड करूंगा? आई विल से दैट हु इज द रिसीवर इन दिस ट्रांजैक्शन? आई हैव पेड द मनी टू रामजी लाल, सो रामजी लाल इज द रिसीवर. रिसीवर इज डेबिटेड. रामजी लाल जी का जो पूरा अकाउंट है इसको डेबिट कर देंगे कितने से? 115 के से. और क्रेडिट क्या होगा? कैश होगा, क्योंकि मैंने कैश दिया है रामजी जी को, तो कैश क्रेडिट बाय 115 के. तो देखो फाइनल क्या हुआ? फाइनली रामजी लाल जी को मैंने क्रेडिट किया था 115 से 1,15,000 से. रामजी लाल जी के अकाउंट को डेबिट कर दिया 1,15,000 से. जितना डेबिट उतना क्रेडिट बैलेंस हो गया रामजी लाल जी का अकाउंट. सो देयर इज नो पेंडिंग पेमेंट बिटवीन मी एंड रामजी लाल. एंड पहले कैश 10,000 से क्रेडिट हुआ, अब कैश 1,15,000 से क्रेडिट हुआ. टोटल कैश क्रेडिट हो गया. कितना क्रेडिट हो गया? 1,25,000, यानी कैश मेरा कम हो गया 1,25,000 से. रामजी लाल जी जब मैं उनको पेमेंट कर दूंगा, हाउ विल ही रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन? हाउ विल ही रिकॉर्ड? हिज पॉइंट ऑफ व्यू, he has received the cash, so he will debit cash. He will debit cash. Cash 1,15,000 he has received. What he has given, उनको जो मैंने प्रॉमिस दे रखा था पेमेंट करने का, वो प्रॉमिस मुझे वापस कर दिया. Now who is the giver? I am the giver. My account will be credited. My account was initially debited for 1,15,000. Now my account is credited for 1,15,000. My account is balanced now. तो इसका मतलब मेरे बीच में और रामजी लाल जी के बीच में there is no pending payment. Okay. Last transaction, goods purchased from Sumit Traders for 55,000. I have purchased goods from Sumit Traders. My point of view, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है? मैंने परचेज किया है. किससे परचेज किया? सुमित ट्रेडर से किया है. और मैंने 55,000 से किया है, कैश से नहीं किया. कैश में पेमेंट किया होता तो लिखा होता इन कैश फॉर 55,000 कैश, बट द कैश इज नॉट गिवन हियर. सो आई अज्यूम कि मैंने क्रेडिट में उससे ट्रांजेक्शन की है. आई हैव परचेज्ड. व्हेनेवर आई हैव परचेज समथिंग, अगर मैं कोई ऐसी परचेज कर रहा हूं जो मेरा एसेट है, जैसे कि फर्नीचर, व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, वो अगर लिखा है अलग से, तब तो आप समझ गए कि ये मेरा रियल अकाउंट है. इसको हमें फर्नीचर अकाउंट के अंदर या व्हीकल अकाउंट के अंदर डेबिट करना है. लेकिन जब आपको सिंपल लिखा होगा गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज का मतलब होता है कि दिस परचेज ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट व्हिच इज नोन एज परचेज अकाउंट. गुड्स परचेज वो परचेज है जो आप अपनी बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशंस के अंदर करते हो. यानी कि लेटर से मेरी पेन की दुकान है, मैं होलसेलर से पेन खरीद करके रिटेल में कस्टमर्स को पेन बेचता हूं. तो मेरा बिजनेस क्या है? पेन खरीदना, पेन बेचना. सो अगर मैं पेन खरीदने जाऊंगा तो मैं पेन अकाउंट को डेबिट नहीं करूंगा कि मेरे पास बहुत सारे पेन आ गए, मैं उसे गुड्स मानकर चलता हूं. तो मैं एक अकाउंट बनाता हूं, परचेज अकाउंट, जो मेरा एक्सपेंस है, जो मेरा खर्चा है. मेरे बिजनेस को रन करने में पेन खरीदना मेरा खर्चा है, और उसको बेच करके जो इनकम आती है वो मेरी इनकम है, सेल है. राइट? तो मैं परचेज अकाउंट ओपन करता हूं. परचेज अकाउंट इज एन एक्सपेंस. व्हेनेवर यू डू एक्सपेंस, वो डेबिट होगा. तो मैंने परचेज किया, 55,000 का डेबिट होगा परचेज अकाउंट. और क्रेडिट क्या होगा? सुमित ट्रेडर्स क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि सुमित ट्रेडर इज द गिवर हेयर. राइट? सुमित ट्रेडर्स कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको? सुमित ट्रेडर मेरे नाम का अकाउंट उसको डेबिट करेंगे और सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 55,000 रुपीज से. These are the transactions that have to be recorded in your accounting books for all these 5 different transactions. Right? Similarly, इस तरीके से ये जो मैंने आपको 4 ट्रांजैक्शंस दी हैं, इन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग एंट्रीज मुझे लिख करके बताइए चैट बॉक्स के अंदर. आपको सिंपल बताना है कि इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर एंट्रीज क्या बनने जा रही हैं. ठीक है? Goods costing 25,000 sold to Rajni Enterprises for $35,000. सॉरी रुपीज, 35,000 रुपीज में हमने सामान बेच दिया है 25,000 के गुड्स का. अब यहां पर आप समझो, गुड्स, अब इस ट्रांजैक्शन में अब कंफ्यूजन होगा. कंफ्यूजन क्यों होगा? 25,000 के गुड्स हैं और सेल कितने में किए हैं? 35,000 में. तो यहां 2 अमाउंट दिख रहे हैं. हाउ विल यू डेबिट एंड क्रेडिट? विच अमाउंट विल यू यूज टू डेबिट एंड क्रेडिट? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहां पर 2 अलग अलग अमाउंट लिखे हैं. ठीक है?
और यही बिजनेस के अंदर होता भी है। मैंने पेन्स का बिजनेस है मेरा, आई विल परचेज पेन्स फॉर 1 पेन फॉर ₹10 एंड आई विल सेल इट फॉर 15, देन ओनली आई विल अर्न प्रॉफिट। मैं 10 रुपए में पेन खरीद के 15 में बेचूं तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग द बिजनेस। सो आई विल परचेज द गुड्स फॉर 25,000 बट आई विल सेल इट फॉर 35,000। नाउ हाउ विल आई रिकॉर्ड इट इन माई अकाउंटिंग बुक्स? जो मैंने सेल की है मैं इसे कैसे रिकॉर्ड करूंगा? जब भी मैं सेल करता हूं कौन से 2 अकाउंट इंपैक्ट होते हैं? मैंने मान लीजिए सेल जो है वो क्रेडिट पे की है, मैंने रजनी एंटरप्राइजेस को क्रेडिट पे सेल किया है, यानी कि who is the I will obviously have to use one sales account and the other account will be रजनी एंटरप्राइजेस अकाउंट। वो कैश अकाउंट तो होगा नहीं, रजनी एंटरप्राइज का अकाउंट होना चाहिए, तब जाकर के मैं बोलूंगा, मुझे ध्यान रहेगा कि रजनी एंटरप्राइजेस से फ्यूचर में मुझे पेमेंट लेनी है। सो इन दिस ट्रांजैक्शन रजनी एंटरप्राइजेस इज द रिसीवर, रजनी एंटरप्राइजेस हैज रिसीव्ड द गुड्स। Who has received the goods? Rajani Enterprises. So whenever we say goods have been received, they are debited, right? Who we will debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver यानी कि हमने क्या पहली एंट्री बनाई? रजनी एंटरप्राइजेस अकाउंट is debited by how much? Now this account is debited. ये अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 25,000 से 35,000 से। अभी देखते हैं। दूसरा अकाउंट मेरा क्या है? सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा? 25,000 से 35,000 से। यहां पर आप ध्यान रखिए, जब भी हम सेल करते हैं द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज टू बी रिकॉर्डेड। आई परचेज द गुड्स फॉर 25,000 अर्लियर बट नाउ आई एम सेलिंग द गुड्स फॉर 35,000। सो मैं यहां पर 35,000 की वैल्यू यूज करूंगा, क्योंकि मुझे रजनी एंटरप्राइजेस से कितने पैसे लेने हैं? 35,000 लेने हैं। मुझे सेल्स में, इनकम में कितना पैसा दिखाऊंगा? 35,000 दिखाऊंगा। जब मैंने एक्चुअल गुड्स खरीदे होंगे, when I actually purchased the goods from my supplier, then I would have recorded the transaction as purchase account is debited। परचेज डेबिट होगा, एक्सपेंस डेबिट होता है कितने से? 25,000 से। एंड लेट अस से आई परचेज्ड इट ऑन कैश, मैंने कैश में परचेज किया तो मैं कैश को क्रेडिट कर दूंगा कितने से? 25,000 से। अगर मैंने कैश में नहीं क्रेडिट में परचेज किया है तो मैं सप्लायर को क्रेडिट कर दूंगा कितने से? 25,000 से। चाहे कैश में परचेज किया हो या सप्लायर से मैंने क्रेडिट पे लिया हो, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चलेगा ना कि यहां मेरा खर्चा कितना हुआ? 25,000 का। यहां से मेरी इनकम कितनी हुई? 35,000 की। सो देयरफॉर माय टोटल प्रॉफिट थ्रू दिस ट्रांजैक्शन ओनली हैज बीन 10,000 रुपीज, राइट। इफ आई टॉक इट अबाउट दिस ट्रांजैक्शन फ्रॉम रजनी एंटरप्राइजेस पॉइंट ऑफ व्यू, रजनी एंटरप्राइजेस के हिसाब से गुड्स जो उन्होंने उनको सेल किए गए उनके हिसाब से क्या ट्रांजैक्शन होगी? उनके लिए तो ये परचेज है, उनका परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा? 35,000 से, बिकॉज दे हैव टू पे द मनी 35,000 एंड दे विल यूज माई अकाउंट एंड दे क्रेडिट माई अकाउंट विद 35,000, क्योंकि उन्होंने मुझसे सामान खरीदा है, लोन पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, तो वो मुझे क्रेडिट करेंगे 35,000 का, ठीक है। नाउ आई पे द मंथली स्टोर रेंट 2,500 इन कैश, 2,500 रुपए, 2,500 रुपीज इन कैश आई पे द रेंट। अब इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? ऑब्वियसली 2 अकाउंट मेरे इंपैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। मैंने कैश पे किया है तो कैश मेरे पास इंपैक्ट होगा। दूसरा मेरा एक एक्सपेंडिचर अकाउंट इंपैक्ट होगा जिसको मैं बोलता हूं रेंट अकाउंट। इसको कुछ लोग रेंट अकाउंट लिखते हैं, कुछ लोग रेंट पेड अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। रेंट पेड अकाउंट जब भी खर्चा करोगे डेबिट करोगे, जब भी खर्चा होगा डेबिट होगा 25,000 से। क्रेडिट क्या होगा? कैश क्रेडिट होगा कितने से? 2.5,000 से, ठीक है। पेड 5,000 सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉइज, अगेन सैलरी खर्चा है, हमारे लिए खर्चा है ना, एम्प्लॉइज के लिए इनकम है पर हमारे लिए खर्चा है, मैं इसको सैलरी पे कर रहा हूं। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। कैश में सैलरी दी होगी, कैश क्रेडिट कितने से? 5,000 से। नाउ रिसीव्ड चेक एज फुल पेमेंट फ्रॉम रजनी एंटरप्राइजेस एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक। मैंने रजनी एंटरप्राइजेस को 35,000 में सामान बेचा था ऊपर, राइट। नाउ व्हेन आई सोल्ड दिस फॉर 35,000 आई credited debited the Rajni's account. I debited the Rajni's account by 35,000 rupees. Now I received the full payment through check. चेक से पेमेंट मिली है। मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या एंट्री बनेगी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड रजनीज पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको हिंट दे देता हूं, आई हैव रिसीव्ड अ चेक, आई हैव रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज कितना? 35,000 ओनली, क्योंकि यहां पर अमाउंट नहीं लिखा है लेकिन अमाउंट आपको ऊपर पता है 35,000 है। यहां पे I received a check
for 35,000. Which two accounts will get impacted? One is my check, जो किस अकाउंट में जाना चाहिए आप लोग मुझे एंट्री लिखकर बताओगे। दूसरा मेरा अकाउंट कौन सा इंपैक्ट होगा, जो मैंने रजनी एंटरप्राइजेस नाम का अकाउंट खोला था, उस अकाउंट पे जो मैंने डेबिट चढ़ा रखा था एक, वो डेबिट मुझे उतारना पड़ेगा, तो वहां मेरा रजनी एंटरप्राइजेस का जो अकाउंट है वो भी इंपैक्ट होगा। If we talk about it from the Rajini Enterprises point of view, they have given me a check. So what they have given me a check. What they have received, उन्होंने जो पहले प्रॉमिस किया था पे करने का, वो प्रॉमिस जो उनका उन्होंने पूरा किया है। तो एक तो उनका चेक वाला अकाउंट इंपैक्ट होगा, एक उनका मेरा अकाउंट इंपैक्ट होगा जो उन्होंने मेरे नाम से ओपन किया है। सो ये क्या एंट्री बनेगी, क्या अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए, कितने अमाउंट से होना चाहिए, इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर अभी बताओ, ठीक है। पॉज दिस वीडियो फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. Again, I have given you 10 transactions here. In these 10 transactions, you have to make journal entries. इन सब की जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है। मेरे साथ यूज करिए, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। आपके पास दो चॉइसेस हैं, आइदर इज दैट यू pause the video and you look at all these 10 transactions and then you answer the entries in the comment section, or I will quickly solve the entries here only, right? Business commenced with a capital of 6 lakh rupees. बिजनेस 6 लाख रुपीज से स्टार्ट हुआ। ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ये दो अकाउंट है जो आपके इंपैक्ट होने वाले हैं। कैश विल बी डेबिटेड। कैश क्यों डेबिट हो रहा है 6 लाख रुपीज से? कैश क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि कैश मिला है हमें, कैश हैज इंक्रीज। कैश कैसे मिला है? क्योंकि कैपिटल 6 लाख रुपए की ओनर ने मुझे दी है, तो मेरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6 लाख से और मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6 लाख से, ठीक है। 4,50,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट। आउट ऑफ दिस 6 लाख 4,50,000 रुपीज दे हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये दो अकाउंट इंपैक्ट होने वाले हैं। मेरा कैश कम हो गया, बैंक में पैसा चला गया, कैश क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कितने से? 4,50,000। 2,30,000 प्लांट मशीनरी परचेज बाय पेइंग 30,000 कैश इमीडिएटली। प्लांट मशीनरी परचेज की है, 2,30,000 की परचेज की है, लेकिन कैश कितना दिया? सिर्फ 30,000 का। क्या एंट्री बनेगी इसकी? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव परचेज प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं एक अकाउंट ओपन करूंगा, किस नाम से? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, राइट। दिस अकाउंट इज डेबिटेड। व्हाई दिस इज डेबिटेड? बिकॉज मेरा प्लांट एंड मशीनरी में वैल्यू एडिशन हुआ है। कितने का वैल्यू एडिशन हुआ है? 2,30,000 का। इसके साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने 30,000 कैश पे किया है और बाकी जो 2 लाख रुपीज है वो मैं फ्यूचर में पे करूंगा, तो मेरा कैश कम होगा। 2 कैश कितने से कम होगा? क्रेडिट होगा 30,000 से। और इसके अलावा जो मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, जिस पर्सन से परचेज किया, जो भी मेरा सप्लायर है, उस सप्लायर को क्रेडिट करूंगा। कितने से क्रेडिट करूंगा? 2 लाख रुपीज से, राइट। परचेज्ड गुड्स वर्थ 40,000 फॉर कैश एंड 45,000 ऑन अकाउंट। परचेज कर दिया मैंने गुड, परचेज कितने का किया? दोबारा से परचेज अकाउंट डेबिट होगा, जब भी खर्चा करेंगे वो डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? 40,000 फॉर कैश, 45,000 ऑन अकाउंट, तो दिस इज टोटल 85,000। इसको अगर हम देखें, इसको ब्रेक डाउन करें, आधा हमने कैश में, आधा अकाउंट पे दिया, तो कैश कितना क्रेडिट हुआ? कैश कम होगा, जब भी कैश पे करते हैं क्रेडिट होता है 40,000। जब भी हमने प्रॉमिस किया 45,000 रुपीज फ्यूचर में पे करके आएंगे, तो ये सप्लायर को अगेन हमने क्या दिखा दिया? क्रेडिट कर दिया 45,000। क्लियर? पेड अ चेक ऑफ 2 लाख टू सप्लायर ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो, ये 2 लाख रुपए बच रहे थे यहाँ पे सप्लायर के ऊपर, इसको सप्लायर ए नाम दे देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, इसको सप्लायर बी नाम दे देते हैं। सप्लायर ए को हमने चेक 2 लाख रुपए का दे दिया है उसकी प्लांट मशीनरी के 2 लाख बचे हुए रुपए को वापस करने के लिए। सो नाउ व्हाट विल बी द ट्रांजैक्शन एंट्री? सप्लायर विल बी क्रेडिटेड और डेबिटेड? Supplier is now receiving the money. We debit the receiver. Now supplier is receiving the 2 lakh rupees. So supplier A will be debited by 2 lakh rupees. What will be credited? My bank account will be credited. क्योंकि मैंने चेक से पेमेंट किया है, तो मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख रुपीज से, राइट। नेक्स्ट 6 ट्रांजेक्शन, 70,000 कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 रुपीज। गुड्स थे 50,000 रुपए के थे, लेकिन 70,000 रुपए की कैश सेल की। सिंपल है, मैं यहां पर कैश सेल कर रहा हूं, इसलिए मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा। कितने का डेबिट हो जाएगा? 70,000 की मेरी सेल हुई है और मेरा सेल्स अकाउंट जो है वो भी क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 70,000 की मैंने सेल की है, राइट।
विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर 35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था उसमें 6 लाख रुपए प्रोप्राइटर ने, ओनर ने मुझे दिए थे, वही 6 लाख में से 35,000 ही हैज विथड्रॉन फॉर हिज पर्सनल यूज, राइट। सो कैपिटल अकाउंट में जब भी पैसा आता है, यानी ओनर जब बिजनेस को पैसा देता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 35,000 रुपीज। एंड गया क्या हमारे पास से, कैश गया है, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे बाय 35,000। इंश्योरेंस पेड बाय चेक ऑफ 2,500 रुपीज, इंश्योरेंस पे कर दिया। इंश्योरेंस पे करना है तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्चा होता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, तो मैं एक एक्सपेंडिचर का अकाउंट बना रहा हूं, इंश्योरेंस पेड। इंश्योरेंस पेड अकाउंट, दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 2,500 रुपीज, और मैंने चेक से पे किया है, यानी कि मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट बाय 2,500। सिमिलरली 5,500 रुपीज की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 30,000 रुपीज का कैश में हमने फर्नीचर परचेज किया है। 9th और 10th ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग एंट्री मुझे चाहिए चैट बॉक्स के अंदर, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आई वांट दी अकाउंटिंग एंट्री फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ 5,500 रुपीज एंड फर्नीचर ऑफ 30,000 रुपीज विच हैज बीन परचेज्ड इन कैश। आई वांट दी अकाउंटिंग एंट्री फॉर दिस, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैश बुक। अभी तक हमने देखा है कि जितने भी जर्नल एंट्रीज हमने बनाई उसके अंदर हमने देखा अलग अलग अकाउंट्स ओपन करते हैं, कोई अकाउंट डेबिट होता है, कोई अकाउंट क्रेडिट होता है। इसमें एक अकाउंट हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को यूजुअली हम कैश बुक की तरह डिनोट करते हैं, बिकॉज आप देखेंगे बिजनेसेस के अंदर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर हैपनिंग, इन मेनी ऑफ द ट्रांजैक्शंस कैश इज इन्वॉल्व्ड। चाहे कुछ खरीदना है, चाहे कुछ आपने बेचना है, चाहे आपको इनकम आ रही है, चाहे आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इन मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस वन पार्टी इन्वॉल्व्ड इज कैश, वन अकाउंट इंपैक्टेड इज कैश। और कैश का लेखा जोखा रखना, कैश का हिसाब किताब रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मोस्ट companies which operate on a daily basis or shops which operate on a daily basis, they maintain a separate cash book, and this cash book only records the debit and credit of cash. ये सिर्फ कैश के डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सो इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस कंसर्निंग कैश में रिसीट एंड कैश में पेमेंट्स। कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया लेजर अकाउंट जब बनते हैं तो एक आपका कैश अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट में एक साइड होते हैं डेबिट, एक साइड होते हैं क्रेडिट। जब भी कैश हम रिसीव करते हैं, कैश क्या होता है, डेबिट होता है, कैश अकाउंट इज डेबिटेड, तो जब भी हम कैश रिसीव करेंगे तो एंट्री डेबिट साइड पे होगी, जब भी हम कैश पे करेंगे तो एंट्री क्रेडिट साइड पे होगी। उसी तरीके से कैश बुक के अंदर व्हेनेवर वी मेक अ पेमेंट वी रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड, व्हेनेवर वी रिसीव अ पेमेंट वी रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, राइट। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज अ लेजर अकाउंट। कैश बुक को अलग से हमने क्यों बनाया, क्योंकि अभी हमने देखा मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन दे आर फर्स्ट एंटर्ड इनटू अ जर्नल एंड देन दे आर ट्रांसफर्ड इनटू द कैश अकाउंट। लेकिन कैश अकाउंट के साथ दिक्कत क्या है कि लगभग हर दूसरी ट्रांजैक्शन कैश के अंदर है, और मे बी इवन मोर देन 50%, 70-80% योर ट्रांजैक्शंस दे हैव कैश इन्वॉल्व्ड। तो हम ये प्रोसेस बार बार ना करना पड़े, पहले हम उसको जर्नल में डालें फिर कैश अकाउंट के अंदर एंट्री करें, बहुत सारी एंट्रीज कैश अकाउंट में करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम डायरेक्टली एंट्री को कैश बुक के अंदर करें। हम एक ओपन कर दे एक नया अकाउंट, कैश अकाउंट, उसको हम कैश बुक कह देंगे, और जब भी हम कैश में पेमेंट करेंगे या कैश में पेमेंट रिसीव करेंगे वी विल डायरेक्टली रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक, ठीक है। तो यानी कि लेट अस से आई मेक सेल्स ऑफ कैश 10,000 रुपीज, मैंने सेल की है, 10,000 रुपए मेरा कैश हुआ, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आई मेक अ सेल ऑफ 10,000 रुपीज, तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए 10K से, और क्योंकि मैंने कैश में सेल की है तो कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो जाना चाहिए 10K से, ठीक है। इस तरीके से जर्नल एंट्री बनती है, और ये जर्नल एंट्री को हम उसके बाद अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। कैसे ट्रांसफर करते हैं अकाउंट के अंदर, हम अकाउंट्स में कैश अकाउंट जो है वहां पर इस एंट्री को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, ताकि हमें पता चल जाए कि डेबिट हुआ था 10,000, या कहां से आया था, सेल से आया था, राइट। हम इस कैश अकाउंट में बार बार दोबारा एंट्री करने की जगह पहले यहां एंट्री करो फिर यहां एंट्री करो, हम डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं करते कि हम कैश बुक ओपन करें, जैसे ही हमने कैश में कोई डेबिट पेमेंट रिकॉर्ड की डायरेक्टली उसको कैश अकाउंट के अंदर ही डाला जाए, जर्नल एंट्री ना बनाई जाए।
डायरेक्टली रिकॉर्ड इनटू द कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में डायरेक्टली डेबिट साइड पे लिखो कि सेल्स की है हमने और वहां से हमें 10,000 रुपीज मिले। सेल्स अकाउंट के अंदर जाकर के एंट्री कर दो कैश अकाउंट देख करके, कैश बुक देखो कि कहां कहां पे पेमेंट आई, कहां कहां से पेमेंट रिसीव हुई, कहां कहां से पेमेंट हमने पे की, और जिस अकाउंट से जब भी कैश डेबिट होगा तो जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट में जाकर के एंट्री कर दो, जब भी कैश क्रेडिट हो रहा है तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसमें जाकर एंट्री कर दो। इसका मतलब है कि हम जर्नल वाला ये प्रोसेस जो है वो स्किप कर देते हैं, हम डायरेक्टली ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा अकाउंट इंपैक्ट होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसको इस कैश बुक को देख करके हम वहां पर एंट्री मारेंगे। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक होगी। पहली सिंगल कॉलम कैश बुक है, यहां पर आप देख रहे हो एक डेबिट साइड है एक क्रेडिट साइड है। जैसे कैश अकाउंट बनता है वैसा ही कैश अकाउंट है। डेबिट साइड पे सारी पेमेंट्स आती हैं जो हमने रिसीव की हैं, और जो हमने पेमेंट दूसरों को की है वो क्रेडिट साइड पे आएंगी। यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का मतलब व्हेनेवर डेबिट हुआ है यानी कि कैश मिला है मुझे, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है वो यहां पर लिख देंगे। अगर सेल से 5,000 रुपए आए हैं तो सेल्स अकाउंट यहां लिख दिया, यहां 5,000 रुपए लिख दिए, राइट। कैपिटल में 50,000 रुपए आया यानी कि ओनर ने मुझे 50,000 रुपए कैश दिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मैं इसमें से कैश को डेबिट किया था मैंने 50,000 और से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो मैं यहाँ कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा, यहाँ 50,000 लिख दूंगा। अब उसके बाद जहां जहां मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैं कुछ खरीद रहा हूं, मैं रेंट पे कर रहा हूं, वेजेस पे कर रहा हूं, कमीशन पे कर रहा हूं, फर्नीचर पे कर रहा हूं, सारी पेमेंट्स यहाँ लिख दी डेट के साथ और उसका अमाउंट यहाँ लिख दिया। इन दी एंड जितना डेबिट है उतना क्रेडिट होना चाहिए, जितना मुझे पेमेंट मिला है उतना पेमेंट मैंने किया है, ये मेरा कैश बुक बैलेंस दिखा रहा है, राइट। अगर बैलेंस ना हो, डेबिट बैलेंस ज्यादा हो, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास कुछ कैश रिमेनिंग है जो मेरे पास एक्स्ट्रा पेमेंट आई थी लेकिन मैंने खर्चा सारा नहीं किया। क्लियर? तो इस तरीके से ये एक सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिंगल कॉलम जहां पर हमने सिर्फ कैश को एक ही अमाउंट में एक ही तरीके से रिकॉर्ड करना है। लेकिन दूसरी तरीके की कैश बुक्स कैसे हो सकती है? एक हो सकती है आपकी डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम, इवन ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स आर देयर। डबल कॉलम में हम क्या कर देते हैं, कैश और डिस्काउंट ये दो कॉलम बनाते हैं, बाकी सब सेम है, डेट वही है, डिस्क्रिप्शन वही है, वाउचर नंबर और जो फुल नंबर है वो हमने बिल्कुल सेम रखा है। वाउचर नंबर में यूजुअली जो बिल्स हैं, जो पेमेंट कैश की पेमेंट को या कैश की रिसीट को रिकॉर्ड करते हैं, उस एविडेंस का, उस बिल का नंबर यहाँ लिख देते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट इफ वी वांट टू डबल चेक द ट्रांजैक्शन तो वो हम कर सकें। ठीक है, उसकी कोई ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन हम जो दो यहाँ पर कॉलम नए ओपन कर रहे हैं वो कौन सा है? कैश का कॉलम है, एक डिस्काउंट का कॉलम है, क्योंकि यूजुअली जब हम कुछ बेचते हैं या कुछ खरीदते हैं उसमें डिस्काउंट भी इन्वॉल्व रहता है मार्केट प्राइस के ऊपर, वो डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड करना हो तो हम दो कॉलम की कैश बुक बना देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कैश और बैंक इन दोनों के बैलेंसेस को सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए भी दो कॉलम बना दिए। ठीक है, तो जब कोई बैंक से पेमेंट रिसीव हुई बैंक में तो वो डेबिट साइड बैंक कर दिया, जब बैंक में पेमेंट की गई, बैंक के अकाउंट से किसी को पेमेंट कर दी तो वो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक में रिकॉर्ड कर दिया। कैश पेमेंट की किसी को तो वो कैश साइड क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। अगर कैश में पेमेंट किससे मिली तो वो हमने कैश के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ट्रा एंट्री का। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन आवर फिजिकल कैश एंड आवर बैंक अकाउंट, हमने बैंक से पैसे विथड्रॉ कर लिए, फिजिकल कैश में कन्वर्ट कर दिया, फिजिकल कैश को बैंक में जाके जमा कर दिया, तो उसे कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि यहां पर दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं, एक मेरा फिजिकल कैश का, एक मेरा बैंक का अकाउंट है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं ये सी एंट्री लिखी हुई है, कॉन्ट्रा एंट्री है। यहां पर मैंने क्या कहा है, कैश बुक में मैंने यहां दिख रहा है ये एक सी एंट्री है 50,000 की, ये भी एक सी एंट्री है 50,000 की। क्यों? क्योंकि क्रेडिट हुआ कैश, मुझे, मैंने किसी को पे किया, क्या पे किया, मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया कैश से 50,000, यानी बैंक से पैसे निकाल लिए 50,000 रुपए। बैंक में कैश क्रेडिट हो गया, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश यहां पर क्रेडिट हो गया 50,000 से, मैंने कैश 50,000 रुपए बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर दिया है, क्योंकि क्रेडिट साइड पर ये मेरा जो कैश है ये क्रेडिट हुआ है 50,000। क्यों क्रेडिट हुआ, क्या डेबिट हुआ? बैंक डेबिट हुआ, पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है, बैंक, यानी कि 50,000 कैश कहां गया, बैंक में गया है। ठीक है, इसी की उल्टी एंट्री इस साइड होगी डेबिट साइड पे, क्योंकि यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। सो व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग बिटवीन अ कैश एंड बैंक अकाउंट, हम उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। उसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, 10,000 रुपए बैंक में जमा किए, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनती, कैश और बैंक, ये दो अकाउंट बनते, मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होता, कैश अकाउंट क्रेडिट होता 10,000 से। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक में पैसे बढ़ गए और मेरा कैश कम हो गया, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट बाय 10,000 रुपीज। बट अगर मुझे कैश बुक में रिकॉर्ड करना हो तो कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड होगा,
एक साइड डेबिट है, एक साइड क्रेडिट है। डेबिट साइड पे क्या एंट्री बनेगी, डेट के साथ मैं यहां पर लिखूंगा टू कैश, और यहां पर अमाउंट कितना आएगा 10K, और यहां पर बैंक के कॉलम के नीचे मैं डेबिट करूंगा, बैंक के कॉलम के नीचे डेबिट करूंगा। यहां पर मैं क्रेडिट करूंगा बाय बैंक, और क्रेडिट में कैश के कॉलम के नीचे मैं 10K क्रेडिट करूंगा, ताकि, और मैं लिखूंगा इस लेजर फोलियो में कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये दोनों एक ही एंट्री को डिनोट कर रहे हैं, ये एंट्री भी सेम है और ये एंट्री भी सेम है, ये सेम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिमिलरली ये एंट्री भी देखिए, दिसंबर 14 को कैश की एक कॉन्ट्रा एंट्री है, 20,000 का कैश जो बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट में दोबारा 20,000 रुपए जमा किए गए हैं। इसका मतलब कि जो हमारा फिजिकल कैश है वो यहाँ पर क्रेडिट हुआ होगा। दिसंबर 14 को मेरा फिजिकल कैश 20,000 का कम हो गया, वो बैंक में चला गया। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, CONTRA। ओके, नाउ लुक एट दिस ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यहां पर आपका डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का अलग अलग कॉलम बना दिया गया है कैश बुक के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से कैश बुक जो है दोस्तों हमारी बनाई जाती है। लेट अस टेक दिस एग्जांपल टू आइडेंटिफाई हाउ द कैश बुक्स हैज टू बी मेंटेन्ड, राइट। यहां पर मैंने आपको ट्रांजैक्शंस का पूरा लेखा जोखा दे दिया है। दिसंबर 2022 को फर्स्ट डेट के साथ, ये फर्स्ट 4th 6th 8th 10th 15 दिसंबर को ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और क्या ट्रांजैक्शंस है, फर्स्ट दिसंबर को ओपनिंग बैलेंस है कैश 3,000 रुपए, बैंक बैलेंस 1,200 रुपए। 1 दिसंबर को अजय से मैंने 500 कैश रिसीव किए और 1,500 चेक रिसीव किया। 4th दिसंबर को अजय का चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये सारी ट्रांजैक्शन जो मैंने यहां पर लिखी हैं, इन सब ट्रांजैक्शंस को अगर मैं ट्रांसलेट करना चाहूं कैश बुक के अंदर, दीज आर द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ट्रांसलेटेड, राइट। यू कैन चेक दिस आउट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ओपनिंग बैलेंस था 3,000 कैश का, तो मैंने यहां पर देखो 1 दिसंबर को ओपनिंग बैलेंस रखा है और इसको डेबिट साइड पे रखा है। क्यों डेबिट साइड पे रखा है, बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि मेरे पास पैसा आ गया। कहां से आया, पिछले महीने से आया। पिछले महीने से मेरे पास पैसा आया, कितना आया, 3,000 कैश आया, 1,200 बैंक आया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ही अजय से पैसे लिए हैं, 500 रुपए कैश लिया है और 1,500 का चेक लिया है। सो अगेन कैश इज डेबिटेड बाय 2,000 रुपीज। टोटल कितना हुआ, 5,500 कैश है, 1,500 चेक है। तो मैं पहले एक एंट्री बनाता हूं कि अजय से मैंने पेमेंट रिसीव की है 2,000 रुपए की। इस एंट्री को मैं फर्दर ब्रेक इन करूंगा। कैसे मैं ब्रेक इन करूंगा कि 1,500 रुपए जो है वो कैश में जो थे वो मैंने बैंक के अंदर डाल दिए। तो मैंने कैश को यहाँ 1,500 क्रेडिट कर दिया और बैंक को यहाँ पर 1,500 डेबिट कर दिया। यू कैन सी बाय बैंक द चेक विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अजय वॉज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक। सो नाउ द, क्योंकि यहां पर देखिए डिफरेंस क्यों हमने अलग अलग किया है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। On 2 December, I received money. 2nd December, I received check. And 4th December, I deposited check in the bank. ये बहुत एक छोटा सा चीज है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट कितना कंफ्यूजिंग लोगों के लिए हो जाता है। 2nd December, I received check. On 4th December, I gave it to the bank. So मैंने 2nd से 4th December के बीच में इसे क्या मानकर चला कि ये जो चेक है, दिस इज बेसिकली द कैश आई हैव रिसीव्ड। तो मैंने इसीलिए 2nd दिसंबर को एंट्री क्या रिकॉर्ड की है, दैट आई रिसीव्ड चेक एंड कैश फ्रॉम अजय ऑफ टोटल 2,000 रुपीज। तो मैंने मान लिया कि 2,000 रुपए मेरे को कैश मिल चुका है। जब मैंने ये 2,000 का 1,500 का चेक, 1,500 का चेक जब मैंने बैंक में एक्चुअली डिपॉजिट किया, तब मैंने बोला कि ये जो 2,000 कैश था इसका 1,500 रुपए आई हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक। सो नाउ व्हेनेवर कॉन्ट्रा एंट्री इज मेड, आई विल राइट सी इन द लेजर फोलियो, और मैं यहां पर कैश के नीचे क्रेडिट कर दूंगा 1,500 रुपए, यहां बैंक के नीचे डेबिट कर दूंगा 1,500 रुपए। डेट सेम रहेगी 4th दिसंबर, राइट। नेक्स्ट, नवजोत को पेमेंट किया है बाय चेक 450 फुल सेटलमेंट ऑफ 470 रुपीज। 470 रुपए, 470 रुपए नवजोत को देने थे, लेकिन मैंने 450 रुपीज ही दिए और मान लिया गया कि टोटल 470 की पेमेंट हो गई, यानी 20 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिल गया। सो व्हेनेवर आई पे कैश, आई पेड कैश टू नवजोत। सो वो जब भी पेमेंट करते हैं वो क्रेडिट साइड एंट्री होगी, तो मैं यहां क्रेडिट पे एंट्री करूंगा। कितनी एंट्री करूंगा, 450 एंट्री करूंगा बैंक में, ठीक है। क्योंकि चेक से पेमेंट की है तो मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा 450 से, डिस्काउंट अकाउंट में मैं क्रेडिट कर दूंगा 20 रुपए का, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि टोटल पेमेंट जो है 470 की हुई है। और ये कहां से हुई है, नवजोत के अकाउंट को यहां पर डेबिट करना पड़ा होगा, नवजोत के अकाउंट को डेबिट किया होगा 470 से, तभी तो मैंने माना ना कि 470 की फुल सेटलमेंट हो गई, तो नवजोत का अकाउंट 470 रुपीज से सेटल करना था। तो वहां 470 रुपीज में 450 मेरे बैंक में बैंक से दिए हैं मैंने, और 20 रुपए डिस्काउंट से दिए, यानी कि डिस्काउंट मिला है मुझे, ठीक है। कैश की सेल कर दी 6,000 रुपए की।
जब भी सेल की कैश मिला, कैश डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, 6,000 रुपए से डेबिट होगा। कहां से डेबिट होगा, इसको सेल्स अकाउंट से हम डेबिट करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, अनिल से सामान खरीदा है कैश में 2,000 रुपए से, तो अगेन 2,000 रुपए यहां पर क्रेडिट हो जाएंगे और परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000 रुपए कैश में दोबारा जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में जब भी डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट को 5,000 से डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट ऑन द डेबिट साइड वी मेक एंट्री ऑफ 5,000 और उसके आगे सी लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री है, और उसकी उल्टी एंट्री बनाएंगे, दूसरी साइड कैश को यहाँ पर 5,000 से क्रेडिट करेंगे और लिख देंगे कि बैंक में ये डिपॉजिट हो गया है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो दिस इज हाउ बेसिकली वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस विच आर हैपनिंग इन कैश, आइदर पेमेंट ऑफ कैश और रिसीट ऑफ कैश इन आर कैश बुक, राइट। सो कैश बुक कितने टाइप की हो गई, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में या तो कैश और डिस्काउंट कॉलम होगा या कैश और बैंक कॉलम होगा, ये ज्यादा कॉमन होता है, कैश और बैंक कॉलम। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो कंप्लीट कैश बुक है, जिसमें डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम तीनों दिए गए। इसके बाद एक आती है पेटी कैश बुक। Petty cash books are usually a subsidiary books to record small transactions happening in cash। बिजनेस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पैसे की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे पोस्टेज है, स्टेशनरी खरीदनी है, टेलीग्राम्स देने, 3-3, 4-4, 5-5 रुपए की ट्रांजैक्शंस जो डेली बेसिस के ऊपर होनी है, और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होनी है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ऑफ लो वॉल्यूम। तो उसको एक छोटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। उसके मेंटेन करने के लिए एक पेटी कैशियर जो है अपॉइंट किया जाता है, और वो इस छोटी कैश बुक को मेंटेन करता है। इस पेटी कैशियर के ऊपर एक सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है जिसको हम बोलते हैं चीफ कैशियर। नाउ द चीफ कैशियर इज द पर्सन हु इज द इंचार्ज ऑफ ऑल द कैश अकाउंट्स। जो भी कैश अकाउंट है उसका इंचार्ज कौन है, चीफ कैशियर। चीफ कैशियर पीरियोडिकली, लेट अस से मंथली बेसिस के ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ मनी पेटी कैशियर को देगा। लेट अस से एवरी मंथ ही गिव्स 10,000 रुपीज टू द पेटी कैशियर। पेटी कैशियर को मंथ की बिगिनिंग में 10,000 रुपए दे दिए और बोला कि देखो अपनी कैश बुक मेंटेन करो, जितना खर्चा तुम्हारा हो रहा है वो खर्चा इस महीने का 10,000 रुपए में से तुम पेमेंट करते जाओ, राइट। और जितना मनी तुम्हारे पास बच जाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ, उसमें ऐड करके मैं नेक्स्ट मंथ में फिर से तुम्हारा जो अमाउंट है वो 10,000 कर दूंगा, राइट। सो द मनी इज गिवन बाय चीफ कैशियर टू द पेटी कैशियर एंड पेटी कैशियर मेक स्मॉल पेमेंट्स आउट ऑफ द कैश बुक। और उसके बाद जब उसको ये 10,000 जो मिले थे, लेटेस्ट से वो 10,000 खत्म हो गए, उससे ज्यादा खर्चा करना है तो ही विल आस्क एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द चीफ कैशियर, सो दैट चीफ कैशियर ऑल्सो नोज कि कितना खर्चा जो है वो पैसे का डेली बेसिस के ऊपर हो रहा है, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस, द कैश रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। कैश जो पे किया जाएगा वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। डिफरेंस इन द सम ऑफ डेबिट एंड द क्रेडिट रिप्रेजेंट्स द बैलेंस ऑफ द पेटी कैश बुक। अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है यानी कि आपके पास पेटी कैश बुक में कैश पड़ा हुआ है, कैश बैलेंस है। अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है यानी कि क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा नहीं हो पाएगा, जितना टोटल कैश आपके पास है उससे ज्यादा कैश आप पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस हमेशा ज्यादा नहीं होगा कैश का, राइट। सो पेटी कैश बुक इज यूजुअली मेंटेन्ड लाइक दिस। यहां पर हम क्या करते हैं, डेट लिखते हैं। डेट में पहली डेट को ही रिसीट मिल जाती है हमें, और रिसीट कहां से मिल रही है, मिल रही है चीफ कैशियर से। चीफ कैशियर ने हमें मंथ की बिगिनिंग में कुछ पैसा दे दिया है, चीफ कैशियर ने, वो हमने मंथ की बिगिनिंग में 1 अगस्त को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जहां जहां पेमेंट हो रही है वो सारी पेमेंट हम यहाँ रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। कार्टेज एक्सपेंस कर दिए, टेलीफोन चार्ज दे दिए, सन्ड्री एक्सपेंस दे दिए, वो सारे एक्सपेंसेस मैं यहाँ पर नोट करता जा रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल रिकॉर्ड कि कितना मेरा टोटल जो खर्चा है वो हो गया था, और वो कितना अमाउंट मुझे और चाहिए ताकि मेरा ये इनिशियल अमाउंट दोबारा से फुलफिल हो जाए, मैं चीफ कैशियर से वो ले लूंगा। ये जो पूरा सिस्टम है इट इज नोन एज द इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक। यहां पर चीफ कैशियर pays a certain sum of money to the petty cashier for a particular period, जिसको हम impressed amount बोलते हैं। तो मैंने मंथ की बिगिनिंग में ही उसको लेट अस से 5,000 रुपीज दे दिए, और ये 5,000 रुपीज में मुझे पता है कि सारा महीने का खर्चा जो है वो निकल जाने वाला है। सो दिस इज द impressed अमाउंट, राइट। नाउ द पेटी कैशियर एट द एंड ऑफ द पीरियड सारे एक्सपेंसेस करने के बाद चीफ कैशियर को बोलेगा कि इस 5,000 में से 4,000 खर्च हो गया है, और 4,000 जितना खर्च हुआ है उतना खर्च पे जो चीफ कैशियर है वो दोबारा पेटी कैशियर को दे देगा, और उसका बैलेंस दोबारा से 5K बन जाएगा नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में, राइट। सो फॉर एवरी मंथ सर्टेन अमाउंट इज गिवन टू द पेटी कैशियर, ताकि उसका इंप्रेस्ड अमाउंट मेंटेन हो जाए, और उसके बाद वो इंप्रेस्ड अमाउंट में से अपनी जो पेमेंट्स है वो करता रहे। इसका फायदा क्या होता है, सिंपल कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मैनेज करना इजी हो जाता है। पेटी कैशियर के ऊपर कोई फ्रॉड का या कोई एरर करने का जो स्कोप है वो कम हो जाएगा, और चीफ कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि ही इज चेकिंग दैट ईच मंथ द एक्सपेंसेस विच आर बीइंग डन दे आर करेक्ट और नॉट, राइट। और अप टू डेट आपके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन इसमें हो जाएंगे, राइट। So finally, answer me this particular question regarding the impressed system of the cash book. The impressed system of cash book is used to manage petty expenses.
द impressed amount refers to the total amount of the cash available for all expenses. Replenishing the petty cash fund in the impress system is done on a daily basis. Chances of embezzlement and misappropriation are high in the impress system. So which of the statements are correct? ये आंसर मुझे आप लोगों से चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए. बहुत ध्यान से पढ़ करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. राइट नाउ लेट अस सॉल्व दिस वन फाइनल क्वेश्चन हियर. इस क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं. आई एम गिविंग यू द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन टू डाउनलोड फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. तो मैंने यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया है. इन दिस एग्जांपल आई हैव गिवन द ट्रांजैक्शंस विद डेट 2017, the month of September, from 1st till 30th September. Opening bank and cash balance is given. Next, all the transactions which are done, they are also given with the amount. कितने अमाउंट की कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है वो भी मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड कर दी है. आपको यहां पर मुझे कैश बुक बना करके दिखानी है. आपको कैश बुक बना करके कैसे दिखानी है? यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक अ कैश बुक एंड देन यू विल हैव टू मैच दैट डेटा फ्रॉम दिस कैश बुक, दैट सॉल्यूशन दैट आई हैव गिवन यू हियर. यहां से मैच करके देखिए कि क्या करेक्ट है या नहीं है. जब जब आपको करेक्ट एंट्री करनी थी वो आपने किया नहीं की, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट. अगर आपने फिर भी कोई मिस्टेक की है उसको आइडेंटिफाई करो इस सॉल्यूशन को देख करके कि वो मिस्टेक कहां से और कैसे हुई है. अगर वो मिस्टेक आपको पता चल गई तो बहुत अच्छी बात है. नहीं पता चली तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ दैट यू कमिटेड अ मिस्टेक लाइक दिस एंड आई विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन विद यू. राइट बट अगर कमेंट सेक्शन में मुझे इसके सॉल्यूशंस देखने को नहीं मिले देन आई विल नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन. राइट सेम इज द केस फॉर द अदर क्वेश्चन एज वेल. यहां पर भी मैंने आपको एक डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए एक एग्जांपल दिया है. दिस इज अ क्वेश्चन. अगस्त मंथ में जितनी ट्रांजैक्शंस हैं सारी मैंने यहां पर लिख दी हैं और उसकी कैश बुक भी मैंने यहां पर आपको बना करके दिखा दी है. सो यू विल हैव टू चेक अगेन योर सॉल्यूशन. दीज टू एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड हाउ क्रेडिट एंड डेबिट इज हैपनिंग इन योर कैश बुक. इफ यू आर पॉजिटिव, अगर आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट का टाइम निकाल के ये काम करें और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके दिखाएं तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा. अदरवाइज आई विल नॉट डिस्कस. राइट सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. यहां पर हमने कैश बुक को तक का जो हमारा काउंटिंग है उसको काफी हद तक डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो. जय हिंद एंड जय भारत.